बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, इस वक्त जिस तरह आप सबको पता है कि सारी ख़बरें पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के हवाले से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गई है, तो पूरे मुल्क में चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या फिर हमारा रेगुलर मीडिया हो, सब पर तमाम यही ख़बरें चल रही है। नाज़रीन, आज से तकरीबन 2 रोज़ कबल जो एक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत का आगाज़ हुआ था, तो शायद वो बातचीत इसलिए भी कामयाब नहीं हो सकी कि दोनों फ़रीक़ैन जो थे वो लचक देने के लिए किसी किस्म पर तैयार नहीं थे। हमारे ज़रा इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पेशकश की गई थी कि आप अगर इस्लामाबाद में एक दिन के धरने के लिए आना चाहते हैं, एक दिन के एहतजाज के लिए आना चाहते हैं, तो आपको एक मखसूस जगह दी जा सकती है कि जहाँ पर आप आकर अपना जलसा मुनक़िद कर सकते हैं और उसके बाद आप वापस चले जाएँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये शर्त कबूल नहीं थी और उनका एक ही मुतालिबा है कि जब तक उनके कायद इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त तक वो इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। उसके बाद आपको सबको भी पता है कि हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद को न सिर्फ सील कर दिया गया है, बल्कि इस्लामाबाद तक जाने वाले जितनी भी मेन आर्टरीज़ है, चाहे वो GT रोड है, वो मोटरवे है या दीगर जो छोटे मोटे सड़कें हैं, उन तमाम को बंद कर दिया गया है। बल्कि इस्लामाबाद से पहले कई मकामात पर न सिर्फ पुलिस, रेंजर्स, FC को डिप्लॉय कर दिया गया है, बल्कि शायद इस वक्त इस्लामाबाद जो है वो कंटेनरिस्तान जो है वो बन गया है। कंटेनर्स जगह जगह पर रखे गए हैं कि जहाँ पे तो गाड़ियों के लिए इस्लामाबाद तक पहुँचना नामुमकिन है, वहीं पर अगर आप पैदल भी इस्लामाबाद जाना चाहें तो शायद पैदल चलने वालों के लिए भी इस्लामाबाद जाना इतना आसान काम नहीं है। तो जानिब हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो तमाम लोग जो इस वक्त इस्लामाबाद पहुँचेंगे, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ इजाज़त नहीं दी थी जलसे और जुलूस के इस्लामाबाद में, इसलिए जो भी इस्लामाबाद आएगा तो वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब पाएगा, लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे कायम किए जाएंगे। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि अगर मुंतखब अरकान इस समय इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आकर वो अपनी असम्बली की नशस्त भी खो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से एक भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, उनको लीडरशिप को डरा कर, धमका कर, मुख्तलिफ ऑफर्स देकर जो है उनको रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस दफ़ा यही तहिया कर रखा है कि उन्होंने हर हालत में इस्लामाबाद पहुँचना है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे नहीं पता कि इसका एंड क्या होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लीडर्स को छुड़ाने में, अपने लीडर को बाजियाब कराने में कामयाब भी हो जाएंगे या कामयाबी उनको नहीं मिलेगी। लेकिन कम अज़ कम एक बात ज़रूर है कि अगर हम माजी करीब में देखें तो शायद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी सियासी जमात ने शायद ही इतनी भरपूर एहतजाज जो है वो किया हो, इतना मुसम्मम इरादा किया हो, इतने ज़्यादा जलसे किए हो, तो इसका क्रेडिट आप ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के सीनियर तरीन और मोतबर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिखा था जिसमें उनका ये कहना था कि अब भी सब कुछ बंद नहीं है, अब भी रास्ता निकल सकता है। अगर फ़रीक़ैन जो है वो अपने अना को छोड़ दे, एक एक स्टेप पीछे चले जाए, इमरान खान की रिहाई के लिए अदालतों को कहा जाए कि वो फ्री एंड फेयर फ़ैसला करे, साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान को जो गिरफ़्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। 8 फरवरी की इलेक्शन में अगर धांधली हुई है तो उसकी पार्लियामेंट्री कमेटी के ज़रिए उसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, एक कौमी हुकूमत तरतीब दी जाए और आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, तो यकीनन इसमें सबकी जीत होगी। क्योंकि खुदा न खास्ता कल अगर इस मुल्क में हालात ख़राब हो जाते हैं तो इसमें न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि हुकूमती पार्टियों को भी उससे ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। साथ में इस मुल्क की जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके लिए भी सब कुछ अच्छा नहीं होगा। इसलिए उनका मानना ये था कि अगर इस वक्त इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है या अपोजिशन है, तो सब अगर अपनी अनाक को छोड़कर एक एक स्टेप पीछे चले जाए तो इसमें इस मुल्क की बला है। क्योंकि जिस मुल्क में सियासी अबतरी होती है वहाँ पर माशी खुशहाली नहीं आ सकती, और पाकिस्तान जो है गुज़िश्ता एक अरसे से एक सियासी अबतरी का शिकार है। रोज़ाना जलसे जुलूस और ये तमाम चीज़ें जो है ये हो रही है, जिससे आम लोगों की मईशत मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ता एक अरसे से न सिर्फ पाकिस्तान के बड़े ताजर जो है वो इन जलसे और जुलूस से तंग आ चुके हैं, बल्कि साथ में ख़ासतौर पर अगर हम इस्लामाबाद का जिक्र करें तो इस्लामाबाद में आर रोज़ कंटेनर लगाए जाते हैं। वहाँ पर जो ताजर है, जो दुकानदार है, जो सनतकार है, तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है।
ساتھ میں جب ملک کی تمام آرٹریز بند ہو جاتی ہے، ترسیل کا عمل رک جاتا ہے، تو وہ تمام لوگ جو کہ اپنی اشیاء خوردنوش یا دیگر چیزیں کراچی سے ملک کے کسی دوسرے علاقے میں، یا اگر آپ چترال اور سوات سے لے کر کراچی تک اپنا سامان پہنچانا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کے لیے مزید مشکلات اس میں آ جاتی ہے، جس کے باعث کسانوں کو، تاجروں کو اور تمام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ تو ہم اپنے اصل ٹاپک پہ آتے ہیں کہ آج صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کو ہر طرف سے جو ہے کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے، عام لوگوں کے لیے جو ہے مومنٹ جو ہے مشکل ہوا ہے۔ لیکن ناظرین یاد رکھے گا کہ جب یہ احتجاج کا آغاز ہوتا ہے تو شاید پہلے یا دوسرے دن تو ان کا اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ احتجاج جو ہے یہ طول پکڑتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لوگ اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی طول و عرض میں ہر جگہ پر پاکستان کے مین آرٹریز جو ہے، مین سڑکیں جو ہے، مین شاہراہی جو ہے، اگر ان کو بند کر دیا انہوں نے، تو اگر ترسیل میں مشکلات پیش آتی ہے تو اس ملک میں جو آمد و رفت ہے اس کا اگر پہیہ جام ہو جاتا ہے تو پاکستان کی طول و عرض میں شہروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اشیاء خوردنوش، دوائی، پیٹرول، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو کہ زندگی کے لیے انتہائی بہت اہم چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ تمام چیزیں ان کی ترسیل رک جاتی ہے تو پاکستان کے عام آدمی کے لیے بھی شدید مشکلات کا سامنا رہے گا۔ ہماری بدقسمت یہ ہے ناظرین کہ جہاں سیاسی صورتحال مطلب اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی ایک سٹیپ پیچھے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دوسری جانب خیبر پختونخوا میں جو ہماری جنوبی اضلاع ہے، خاص طور پر اگر ہم ذکر کریں گے کرم ایجنسی کے، ہم ذکر کریں اگر ہنگو کے، ہم ذکر کریں اگر کوہاٹ کے، تو وہاں پر اس وقت بدقسمتی سے حالات انتہائی کشیدہ ہے۔ یعنی دو مسلکوں کے درمیان جو ہے حالات اتنی کشیدہ ہو گئی ہے کہ ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ آج بھی وہاں پر دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ وقفے کے ساتھ جاری ہے، جبکہ اب تک اس چپقلش میں 100 سے زیادہ افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ان کا کیا ہوگا؟ کیا حکومت خیبر پختونخوا اس حوالے سے سنجیدہ بھی ہے یا سنجیدہ نہیں ہے؟ ہماری فیڈرل حکومت جو ہے اس حوالے سے سنجیدہ بھی ہے یا سنجیدہ نہیں ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 21ویں صدی میں بھی ہم مسلکوں کے خاطر یا اپنی ریلیجس آئیڈیالوجی اگر کوئی اس کے خلاف ہے تو اس پر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، بدقسمتی سے لوگوں کے سروں کو کاٹ رہے ہیں۔ یقیناً یہ شاید دنیا کی 1% ممالک میں بھی یہ کام نہیں ہوگا، بدقسمتی سے یہ کام آج بھی ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ لیکن کیا ان کو روکا جائے گا؟ کیا جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہاں پر ان قبائل سے مذاکرات کیے جائیں گے، فی الفور اس کا کوئی حل نکالا جائے گا، یا یوں ہی یہ قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں کہ جن کا جواب جو ہے ہر پاکستانی کو چاہیے، اس مٹی کی جو جتنی بھی یہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے، چاہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہو، پنجاب سے ہو، سندھ سے ہو یا پھر بلوچستان سے ہو۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔